अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। एज़ यू नो हमने फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2.3.2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी लेवल्स की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द हमारे पास एनर्जी लेवल यानी कि शेल्स होते हैं हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास जिन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने रिमूव करना होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास एनर्जी हमें चाहिए होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब ये देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट शेल्स में यानी कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं। तो इस वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ये था हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी और एनर्जी लेवल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। दैट अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स इनसे एनर्जी, कि हमारे पास ज़्यादा जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स में वो किनका होता है? उनकी एनर्जी का होता है कि हर शेल में उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। जैसे हमारे पास ये जो न्यूक्लियस के करीब शेल है उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। जो उससे दूर है उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल में, उनमें क्या डिफरेंस होता है? उनकी एनर्जी का डिफरेंस होता है। देन कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट इन टू वेज, यानी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमें बताती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, कि जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और आयनाइजेशन एनर्जी से हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी अंदाज़ा होता है। हम दो तरीक़ों से आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं एनर्जी लेवल के साथ। तो पहला हमारे पास पॉइंट होगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट एंड दूसरा होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताती हूँ कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है। जैसे सपोज करें हमारे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो उसका जो हमारे पास एटम होगा उसमें डिफरेंट हमारे पास शेल्स होंगे। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल किए हैं, जो सेकंड शेल है उसमें मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, और जो थर्ड शेल है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, वो मैं थर्ड शेल में एंटर कर देती हूँ। अब जब मैं सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर से, आउटर मोस्ट शेल वो होता है जो सबसे लास्ट पे प्रेजेंट होता है, ये जो सबसे लास्ट पे है। अब इस लास्ट वाले में से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हूँ तो हमारे पास क्या बच जाता है? सिर्फ एक बच जाता है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैं वो भी रिमूव कर देती हूँ तो हमारे पास ये शेल ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 शेल बच जाते हैं, पहले में 2 और दूसरे में 8। तो इस तरह जब हम 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हमें एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे डिस्कस करते हैं अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी of same element. Take an atom of a particular element and measure the energy required to remove each of its electron one by one. कि जब हम किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं 1 by 1 तो उसे हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे यहाँ पे देखें, उन्होंने कोई सा भी एक एलिमेंट लिया है जिन्होंने x से रिप्रेजेंट किया है। तो x में से जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यूट्रल एलिमेंट है हमारे पास, अब उसमें से जब हम एक पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। देन हमारे पास इसी को हम ले लेते हैं जिससे हमने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया हुआ है, उसको लेंगे और उसमें से दोबारा से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो अब उसमें से कितने हो गए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं, इसकी अलग से आयनाइजेशन एनर्जी होगी। देन हम ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं जिससे हमने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा लिए हुए हैं, तो उससे जब हम देन थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? +3 चार्ज आ जाएगा, और इसके लिए हमारे पास ये आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं बारी बारी तो हर एक के लिए डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते रहते हैं वन बाय वन अंटिल के हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस बच जाता है। कि जब हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैग्नीशियम था तो उसमें देखा था ना हमने कि मतलब पहले शेल में 2 थे, दूसरे में 8 थे और तीसरे में 2 थे। वन बाय वन मैं सबको रिमूव करवाई जाऊँगी कि जब तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस नहीं बच जाता। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और ये हमारे पास शो करती है कि हम न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हुई है, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी हमें ये बताती है। अब अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली, तो हम देखते हैं दैट व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन वन बाय वन फ्रॉम मैग्नीशियम वी मेजर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑब्टेन अ ग्राफ व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी प्लॉट अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं कि जब हम मैग्नीशियम का देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, तो उसका जब हम वन बाय वन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाते हैं तो हम उसमें आयनाइजेशन एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको मेजर कर सकते हैं। और हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, और ग्राफ किस किस के दरमियान ड्रा करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो कितनी आयनाइजेशन एनर्जी हमें रिक्वायर होगी। तो हम अब ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, जिसमें देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12। पहले शेल में कितने आएंगे 1s2, देन सेकंड शेल में हमारे पास 8 आएंगे 2s2, देन 2p6, और फिर हमारे पास थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ओके, अब जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उस पर होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, और जो वाई एक्सिस है उस पर होती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी हम ऊपर को जा रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रही है। ओके, और इस तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 इस तरफ इंक्रीज़ हो रहे हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर को इंक्रीज़ हो रही है। अब देखें फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मैग्नीशियम है, उसका अगर हम एटम देखें और उसमें ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं, और हर शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है। जैसे पहले शेल में 2 हैं, दूसरे शेल में टोटल हमारे पास 8 है, और तीसरे शेल में 2 बच जाते हैं, तो वो हमने फिल कर दिए। अब देखें कि हमारे पास डिफरेंट जो शेल्स हैं उनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिफरेंट होगी जब हम उसको रिमूव करवाएंगे। वो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल देखें कि हमारे पास जो थर्ड है, आउटर मोस्ट हमारे पास जो शेल है उसको हम थर्ड शेल कह रहे हैं, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो सी होगी वो सबसे कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन्स को ईजीली रिमूव करवा सकते हैं। क्योंकि जिसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगी उसको हम इजीली रिमूव करवा लेंगे, तो हमें एनर्जी कम रिक्वायर होगी। तो इस वजह से जो थर्ड हमारे पास होता है शेल, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हम इजीली रिमूव करवा सकते हैं, और इस वजह से इनकी एनर्जी कम होती है। देन अगर हम बात करें सेकेंड शेल की, तो जब हम थर्ड से सेकेंड में आते हैं कि जब हमने थर्ड के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा लिए, अब हमने सेकेंड के करवाने हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास गैप आ जाता है, एनर्जी गैप। वो एनर्जी गैप इस वजह से आएगा क्योंकि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो सेकंड पे ज़्यादा है ना थर्ड की निस्बत, तो इस वजह से सेकंड शेल पे इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें सेकंड शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने पड़ेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बनिस्बत जो जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी थर्ड शेल के लिए। तो अब देखें जब हम थर्ड से, जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्ड में अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हमें 730 समथिंग चाहिए होगी, 730। जब सेकेंड करवाएंगे तो 1400 समथिंग। तो जो लेकिन जब हम थर्ड करवा लिए थर्ड शेल से, जब हम सेकंड पे जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा जंप आ रहा है। अब उसमें जैसे यहाँ पे 100 मतलब तकरीबन 100 के हिसाब से गैप आ रहा था एनर्जी में, लेकिन यहाँ पे जब हम थर्ड से सेकंड में जाएंगे तो हमारे पास तकरीबन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए 7000 समथिंग इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप आ जाता है इसमें। फिर इस तरह इसमें 500-600 और बढ़ जाएगी, इसमें और बढ़ जाएगी, इस तरह ये एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अब जब हम फर्स्ट में से रिमूव करवाना चाह रहे हैं जो कि न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा क्या है करीब है इलेक्ट्रॉन्स, तो अब आपको पता है कि न्यूक्लियस की इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन क्या है बहुत ज़्यादा है। उसको अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हम अब बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें लेनी पड़ेगी, रिक्वायर करनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सेकेंड शेल से जब हम फर्स्ट शेल में आते हैं
है तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, एनर्जी गैप आ जाता है और इस वजह से ये यहाँ पे भी एक जंप काज होता है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 2 जंप आते हैं, 2 बहुत बड़े एनर्जी गैप आते हैं। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो हम देखते हैं दैट दिस प्लॉट शोज दैट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम द वैलेंस शेल टू द इनर शेल। वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल जो कि सबसे आउटर होता है और इनर शेल जो कि सबसे इनर होता है न्यूक्लियस के करीब। देन फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट 2, उनके लिए बहुत ज़्यादा लो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि उनकी जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस से वो बहुत ज़्यादा कम होती है बजाय निस्बत जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रीज़न ये है कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करना आसान होता है क्योंकि उनकी अट्रैक्शन क्या होती है? कम होती है। और जो हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के क्लोजर होते हैं, इस वजह से उनके अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं और एनर्जी भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी उनको रिमूव करवाने के लिए। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जब हम न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं तो ग्रेजुअल इंक्रीज़ आता जाता है आयनाइजेशन एनर्जी में। ओवरऑल हमारे पास 2 जंप ऑब्जर्व करते हैं जब हम मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। ये तो हमारा टॉपिक। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड वाले पॉइंट की जो कि है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम्स। तो ये जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ये वेरी करती है एटॉमिक नंबर के साथ। वेरी का मतलब होता है चेंज करना, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो इसकी ये बढ़ती जाती है या कम होती जाती है। यानी कि जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो तब इंक्रीज़ होती है, ग्रुप्स में मूव करते हैं तो डिक्रीज़ होती है। तो ये हम डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑल आयनाइजेशन एनर्जी और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एक हमारे पास पॉइंट होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो। तो मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें चाहिए होगी। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये क्या करता है? एनर्जी को लेता है, इट टेक एनर्जी, सो इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक एनर्जी। अब हम बात करेंगे ग्रुप में, कि ग्रुप में जैसे जैसे हम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास साइज़ जो होता है एटम का वो बढ़ता जाता है। अब जब साइज़ बढ़ता जाएगा तो जाहिर है शेल्स भी बढ़ते जाएंगे, और शेल जो उनसे हैं जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उनकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन उतनी ही कम होती जाएगी, वो दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से। तो इस वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना हमारे लिए आसान होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम की क्या होगी? ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह फिर सोडियम की कम होती जाएगी, पोटेशियम की कम होती जाएगी, क्योंकि उनका साइज़ बढ़ता जाएगा। साइज़ बढ़ेगा तो शेल बढ़ेंगे, और शेल बढ़ेंगे तो शेल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उनकी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास है 2 शेल्स। अब क्या होगा हमारे पास कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगी बजाय इसके। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जैसे जैसे शेल ज़्यादा होते जाते हैं इनकी अट्रैक्शन क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अगर हम पीरियड्स में बात करें तो पीरियड्स में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। वो कैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर 1 की कम होगी जैसे जैसे हम पीरियड्स में मूव करते जाएंगे। एंड पे नोबल गैसेज आती है, तो नोबल गैसेज की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना मुश्किल होता है। तो इस वजह से उनके लिए हमें सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। अब ये इसकी क्या रीज़न है? दैट जब हम जाते हैं पीरियड्स में तो हमारे पास एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ होता है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ होता है, लेकिन जो शेल हैं वो सेम टू सेम रहते हैं। शेल इंक्रीज़ नहीं होते, साइज़ जो उनसे वो इंक्रीज़ नहीं होता। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे न्यूक्लियस में, एटम में, लेकिन शेल उतने ही रहेंगे, तो हमारे पास क्या होगी? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना क्या होगा? मुश्किल होता जाएगा। अब हम ग्राफ से डिस्कस करते हैं ये क्या कह रहे हैं।
अगर हम ग्राफ को डिस्कस करें, एल्कली मेटल्स का लोवेस्ट होता है आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वो फर्स्ट वाला ग्रुप होता है। और जैसे जैसे हम जाते जाते हैं लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, एल्कली मेटल्स लेफ़्ट पे होते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते जाएंगे तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस क्या होती है, हीलियम जैसे होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 2। तो 2 जो उनसे होते हैं, जैसे ये हीलियम है तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये अगर हम हीलियम की बात करें तो ये होते हैं। तो हीलियम का ऑलरेडी न्यूक्लियस के साथ रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा, तो उसको रिमूव करना क्या होगा, मुश्किल होगा। इस वजह से इसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर हम इसमें ग्राफ में देखें तो जैसे देखिए हमारे पास है हीलियम जो कि फर्स्ट वाले ग्रुप में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास जब हम ये हाइड्रोजन है वो हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट होता है लेफ़्ट पे, देन हम राइट पे जैसे हम मूव करते हैं, हीलियम जो होता है वो नोबल गैस है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। देन हम आ जाते हैं लिथियम पे जो कि हमारे पास फर्स्ट वाले ग्रुप में प्रेजेंट है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे जैसे अब हम देखें पीरियड्स में मूव करते जा रहे हैं, जैसे लिथियम है तो उसके बाद बेरिलियम आता है, बॉर्न आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इस तरह उनकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे हम अब ये नियॉन है, ये नोबल गैस है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो इसके बाद दोबारा से जब हम अपने ग्रुप में आ जाएंगे, हमारे पास जब हम लेफ़्ट पे आ जाएंगे सोडियम पे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अगर जब हम पीरियड में जाएंगे तो ये इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये था हमारा ग्राफ जिसमें हमने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशन है, ग्रुप में ये डिक्रीज़ करता है, पीरियड में इंक्रीज़ करता है। ये तो हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thank you so much.